आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और घर परिवार में सभी लोग सुरक्षित भी होंगे। आपने थंबनेल देखकर एक आइडिया लगा लिया होगा कि आज हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है हमारा, और जिसको बोलते हैं भारत की जो रीढ़ है किसान हमारे, उनकी बात आज हम करने वाले होंगे। आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों से लगातार सभी न्यूज़ चैनलों में, सभी समाचार पत्रों में एक ही चीज़ आपको दिखाई देती होगी कि कंगना रनौत का जो है घर तोड़ा गया, उनका छज्जा तोड़ा गया। दूसरी बात आपको सुशांत केस में दिखाई देता होगा। तो 2 ही मुद्दे आजकल समाचार पत्रों में छाए हुए हैं। तीसरा मुद्दा कोई भी आपको नहीं देखने को मिलता होगा। लेकिन आप सब जानते हैं, यदि कंगना रनौत का घर तोड़ा गया तो सबको दिख रहा है, सबको पता है। लेकिन किसानों की किस प्रकार से हरियाणा राज्य के अंतर्गत 2 दिन पहले हड्डियां तोड़ी गई, सर फोड़े गए, हाथ पैर तोड़े गए, वो किसी भी समाचार पत्र में देखने को नहीं मिला। किसी भी न्यूज चैनल ने उसको प्रमुखता से नहीं उठाया। तो आखिर क्या कारण है कि किसानों की हड्डियां टूटती हैं तो किसी को नहीं दिखता? जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी शांत पड़ा रहता है। लेकिन यदि अवैध निर्माण को तोड़ा जाता है, भले ही वो कोई भी राजनीतिक षड्यंत्र हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अवैध निर्माण था तभी उसको तोड़ा गया। यदि उसको तोड़ा जाता है तो सारे बुद्धिजीवी लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो एक प्रकार से यदि देखें, लॉकडाउन में जिस प्रकार से हमारी जीडीपी माइनस में चली गई है और एकमात्र सेक्टर जो प्लस में बना हुआ है, जिसने भारत की साख बचा कर रखी है, वो है हमारा कृषि क्षेत्र। और जो हमारे अन्नदाता हैं, जब उनकी हड्डियां तोड़ी जाती हैं, उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, तो ये जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं ये भी सावधान रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। और जो हमारे विभिन्न राजनेता हैं जो लगातार बोलते रहते हैं उकसावे के, यदि उनको मौका मिल जाए तो लगातार उकसावे की घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए लगातार कुछ ना कुछ वक्तव्य देते रहते हैं। लेकिन जब ज्वलंत मुद्दा आता है, देश की एक प्रकार से बोले कि किसानों से संबंधित मुद्दा आता है, छात्रों से संबंधित मुद्दा आता है, तो उस पर मौन क्यों रह जाते हैं? तो ये सोचने वाली बात है और आप सबको भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि किन चैनलों को आपको देखना चाहिए, किन को नहीं देखना चाहिए। क्योंकि आप खुद समझदार हैं, आप खुद ये चयनित कर सकते हैं, आप खुद चयन कर सकते हैं इनका कि किसको आपको देखना है, क्या चीज़ें आपको देखनी है, क्या नहीं देखनी है। अब आज बात कर लेते हैं मुद्दे की। मुद्दा है हरियाणा राज्य क्षेत्र में संबंधित 10 सितंबर को किसानों का एक आंदोलन था, किसानों की एक मांग थी। उसको लेकर किसान शांतिपूर्ण ढंग से एक स्थान पर कुरुक्षेत्र में वहां पे रैली करना चाहते थे और सोशल डिस्टेंसिंग को बाकायदा पालन करके रैली करना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या कि पूरे हरियाणा से विभिन्न क्षेत्रों से किसान कुरुक्षेत्र पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे थे और जगह जगह पुलिस द्वारा नाकेबंदी की गई थी और अंततः पीपली क्षेत्र में किसानों पर बल का प्रयोग पुलिस द्वारा, हरियाणा पुलिस द्वारा किया गया और बुरी तरीके से किसानों को पीटा गया। लेकिन आपने उस वीडियो को यदि देखा होगा तो उसमें आप देखने को पाएंगे कि कहीं भी एक भी किसान द्वारा, भले ही किसानों की बर्बरता पूर्वक पिटाई हुई, लेकिन एक भी किसान ने कहीं भी किसी पुलिस वाले पर, किसी सुरक्षा एजेंसियों से संबंधित जो भी लोग थे, किसी पर भी हाथ नहीं उठाया। शांतिपूर्वक ढंग से उन पर लाठियां बरसती रही, लेकिन वो शांतिपूर्वक ढंग से उसको सहते रहे, अपनी आवाज को बुलंद करते रहे। अब इसमें बात कर लेते हैं भाई, किसानों की मांग क्या है कि सरकार क्यों नहीं सुन रही है, क्यों उनकी पिटाई करा रही है? मांग सुनने के बजाय क्यों उनकी पिटाई करा रही है जो भारत की साख को बचा कर रखे हैं? क्योंकि जीडीपी माइनस में है, सिर्फ एकमात्र सेक्टर भारत का जो प्लस में है वो हमारा कृषि क्षेत्र है और लगभग 3% से ज्यादा, लगभग 3.5% प्लस के साथ ये कृषि क्षेत्र हमारा बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं मुद्दा क्या था। किसानों की जो मांग थी वो विशेषकर 3 अध्यादेशों को लेकर थी, 3 संशोधनों को लेकर थी। पहला था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 संशोधन अधिनियम। दूसरा था कृषि उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन सुविधा अध्यादेश। तीसरा था मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती एवं सुरक्षा समझौता एवं कृषि सेवा अध्यादेश। किसान चाहते हैं कि ये जो अध्यादेश लाए गए हैं ये वापस हों, इनको पारित ना किया जाए, इनको कानून का रूप ना दिया जाए। अब समस्या क्या है, क्या डर है किसानों को? यदि सरकार कहती है कि इससे तो बहुत अच्छा है, हम किसानों की आय, जो हमारा 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है, उस पर हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से हम इसके माध्यम से आय दोगुना कर सकते हैं। जबकि ये देखा जाए तो इससे कुछ भी, एक प्रकार से देखें, लॉकडाउन जिस प्रकार से हुआ, जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण हुआ, तो 2022 में किसी भी प्रकार से किसानों की आय दोगुना होती नहीं दिख रही है। अब यदि हम देखें कि इनमें विवाद क्या है, किसानों की समस्याएं क्या हैं, सरकार क्या है, सरकार कुछ और कह रही है, किसानों की समस्याएं कुछ और है, किसानों का कुछ और डर है। तो यहां पे क्या होना चाहिए था? यहां पे होना चाहिए था कि सरकार किसी प्रकार से मध्यस्थता करती, किसी प्रकार से
इनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए कोई पैनल बनाती, कोई कमेटी बनाती, किसानों की भी बात को सुनती और अपनी भी बात को रखती कि भाई आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यदि हम एक एक मुद्दे की बात कर लें कि पहला क्या है, पहला था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 संशोधन। इसमें क्या किया गया है, इसमें किया गया है कि जो खाद्य पदार्थों की जमाखोरी पर अभी तक रोक थी, तो जो खाद्य पदार्थों की जमाखोरी पर लगी रोक थी उसको अब हटा लिया गया। मतलब अब कोई भी व्यापारी, जो बड़े से बड़े व्यापारी हैं, खाद्य पदार्थों से संबंधित जमाखोरी कर सकते हैं, खाद्य पदार्थों की जमाखोरी कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में मान लीजिए किसान का गेहूं होता है, दाम कम है, जब फसल होती है उस समय दाम कम ही रहता है, उस समय यदि कोई भी व्यापारी वर्ग खरीद करके गोदामों में इसको रख लेता है, जमाखोरी कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, जब दाम बढ़ेगा तब ये बेचेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है, किसानों का हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उस समय किसानों को आवश्यकता क्या होती है कि उनको जल्द से जल्द, जो भी किसान की फसल होती है, लगभग 80% जो किसान होते हैं फसल के तुरंत बाद उसको बेच देते हैं, मार्केट में बेच देते हैं, क्योंकि उनको अगली फसल के लिए ज़रूरत होती है पैसों की, घर चलाने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए ज़रूरत होती है पैसों की, तो उसको स्टोर कर नहीं रखते हैं। ठीक है, बहुत कम फसलें ऐसे हैं जिसको स्टोर कर किसान रख सकते हैं, क्योंकि जिनको खराब होने का डर नहीं होता है। अब इसमें समस्या है, किसानों को लगता है कि इससे किसानों को नुकसान होने वाला है। सरकार कहती है इससे कोई नुकसान नहीं है, किसानों का फायदा होने वाला है। तो भाई सरकार कहती है फायदा होने वाला है, तो सरकार को आके बात करना चाहिए किसी ना किसी प्रकार से। आप 5 सांसदों की टीम बना दीजिए, 3 सांसदों की टीम बना दीजिए, हरियाणा राज्य विशेष से जो सांसद हैं उनकी एक टीम बना दीजिए, उनका एक पैनल बना दीजिए, जाके किसानों से बात कर लें। अब यदि कोई शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन कर रहा है तो उसकी आप पिटाई करते हैं, तो ये तो गलत है। और यदि देखा जाए तो इसीलिए कहते हैं कि जब किसी एक ही दल की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनती है तो वहां पे इस तरह का रवैया देखने को मिलता है। इसीलिए यदि पूर्ण बहुमत की सरकार के कुछ फायदे हैं तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान भी हैं। तो पूर्ण बहुमत की सरकार जहां जहां है वहां वहां आप छात्रों, किसानों का शोषण इन दिनों देख रहे होंगे। दूसरा था कृषि उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन सुविधा अध्यादेश। इसके माध्यम से था कि किसान अभी तक जो मंडियों में अपने अनाज को बेचते थे, जो कृषि मंडियां होती थी जिसको आप एपीएमसी बोलते थे, जिसके माध्यम से किसान अपने अनाज को बेचते थे, अब सरकार कह रही है कि किसान मंडियों में नहीं, कहीं भी, मंडी के बाहर कहीं भी किसान अपने अनाज को बेच सकता है। अब समस्या क्या है यहाँ पे किसानों को क्या समस्या है, यहाँ पे जो किसानों को समस्या लग रही है वो उनको यह लग रही है कि आगे चलकर हो सकता है जो किसान मंडियों के माध्यम से जो सरकारी खरीद होती थी उसको समाप्त कर दे। तो इसको भी सरकार को आके डर समाप्त करना चाहिए कि भाई जो भी सरकारी खरीद होती है उसको हम समाप्त करने नहीं जा रहे हैं। तीसरा जो आपका यहां पे किसानों का मुद्दा है वो है मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती एवं सुरक्षा समझौता एवं कृषि सेवा अध्यादेश। इसमें 2 चीजें हैं और सबसे विवादित यही है। इसमें कह रही हैं कि सरकार कह रही है कि अब किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर आगे बढ़ें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हम बढ़ावा देंगे। अब किस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर किसानों की समस्या क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। किसानों को लगता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हो गया, यदि कोई एजेंसी हुई, कोई व्यापारी वर्ग हो गया, तो इस प्रकार की जो भी इकाइयां हैं यदि वो किसानों से समझौता करती हैं किसी एक फसल विशेष के लिए कि भाई आप ये फसल उगाएं, तो किसान यदि फसल उगाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको इस गुणवत्ता की फसल होनी चाहिए तभी वो खरीद करेंगे। मान लीजिए किसी कारण, बस किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उन फसलों की गुणवत्ता जो कंपनियां चाहती हैं उस लायक ना हुई, तो कंपनी तो खरीदने से मना कर देगी। फिर वो किसान कहां जाएगा, फिर उसकी फसल कहां जाएगी, क्योंकि उसको तो आधे पौने दाम पर अपने फसल को बेचना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो चिंताएं हैं वो किसानों की हैं। दूसरी सबसे बड़ी चिंता यहां पे क्या है, किसानों को डर है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी तक मिलता है, एमएसपी मिलता है, जैसे दूसरे में बात की गई है कि आप मंडियों के बाहर भी बेच सकते हो, इसके अतिरिक्त तीसरी बात की गई है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे आगे बढ़ सकते हो। तो किसान कह रहे हैं कि भैया आप बोल दो कि एमएसपी कम से कम, यदि उनकी फसल की कोई खरीदता है तो कम से कम एमएसपी पर खरीदेगा, उससे कम पे नहीं खरीदेगा। यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो जो भी एजेंसी है वो कम से कम मिनिमम, फसल कैसी भी हो, कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदेगी। यदि ये कह देते हैं, यदि ये समझौता हो जाता है तो किसान सभी बातों को मानने के लिए तैयार हैं। सबसे ज़्यादा समस्या उनको है एमएसपी की, कि आगे चलकर हो सकता है सरकार एमएसपी समाप्त कर दे और जो किसानों को अभी तक एक सुरक्षा मिलती थी, फसल सुरक्षा मिलती थी कि भाई कम से कम कुछ भी नहीं होगा तो एमएसपी पर सरकार उनकी फसल खरीदेगी, वो सुरक्षा उनको खत्म होती दिख रही है और जिसके कारण ये आंदोलन बढ़ रहा है और आगे
कि आने वाले समय में 15 से 19 का अल्टीमेट दिया है। किसानों ने सरकार को यदि बात नहीं मानी गई तो भीषण आंदोलन होने की उम्मीद है और निश्चित रूप से हम सभी को इस आंदोलन का एक प्रकार से देखें तो इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि किसान हमारे देश की रीढ़ है। यदि किसान रोएगा तो निश्चित रूप से देश प्रगति नहीं कर सकता है। और यह समस्या किसानों के साथ नहीं, आप देख रहे हैं छात्र वर्ग भी लगातार आंदोलित है। तो मौजूदा जो सरकार है, जब भी पूर्ण बहुमत की सरकार आती है ये समस्याएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई जो भी वो करेंगे वो हर कोई मानने को तैयार है, मानने को बाध्य है, कोई उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। तो यदि हम देखें तो सबसे बड़ी जो किसानों की समस्या है वो एमएसपी को लेकर है। यदि सरकार किसानों से आकर एमएसपी के लिए बात कर सकती है कि भैया जो भी आपकी फसल, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर वाला खरीदेगा, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप जिससे खरीदते हैं वो खरीदेगा, तो कम से कम आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देगा। इससे कम पे आपकी फसल जो है खरीदी नहीं जाएगी, इससे कम पर आपको फसल बेचने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि यह सरकार आश्वासन दे सकती है तो निश्चित रूप से यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा। और सरकार को देना भी चाहिए कि भाई कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर की आइडेंटिटी खरीदती है, कुछ भी कोई भी एजेंसी खरीदती है, कोई भी व्यापारी वर्ग खरीदता है, तो कम से कम एमएसपी एक निर्धारित होना चाहिए कि कितनी भी किसी भी प्रकार की फसल होगी, मान लीजिए गुणवत्ता उच्च नहीं है तो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा जाना चाहिए। यदि गुणवत्ता उच्च है तो उसका प्राइस आप अलग लगा सकते हैं, लेकिन एमएसपी से नीचे कोई बात नहीं होगी। यही किसानों की जिद है, यही किसानों की समस्या है। तो हम सबको इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए, और क्योंकि आप सब भी, हम सब भी कृषक वर्ग से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो हमारे आमदनी का, हमारे परिवार की आजीविका का एक स्रोत कृषि है। तो कृषि से यदि हम जुड़े हैं तो लगातार इस जो भी हमारी ये मुहिम है, किसानों की जो मुहिम है, इसमें हमें लगातार सहयोग करना चाहिए। और ये जो 3 मुद्दे हैं ये आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए भी जरूरी हैं, तो इसको भी आप ध्यान में पढ़ लीजिएगा डिटेल में। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 ये क्या है, कृषि उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन सुविधा अध्यादेश क्या था, और तीसरा जो था आपका मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती एवं सुरक्षा समझौता एवं कृषि सेवा अध्यादेश। सबसे ज्यादा विवादित यदि देखा जाए तो तीसरा और पहला था। ठीक है, तीसरे और पहले को लेकर ज्यादा विवाद था। तो यहीं पे अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। यदि अच्छा लगता है तो लगातार आपको क्या करना है, कम से कम एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर सकते हैं, तो इतना सहयोग करें। और लगातार चाहे आपसे जुड़ा हुआ कोई मुद्दा होगा, चाहे किसानों से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा होगा, हम लगातार आपके मुद्दे को उठाते रहेंगे। यही यूट्यूब चैनल पर मात्र ही नहीं, विभिन्न समाचार पत्रों में लेखों के माध्यम से मैं लगातार मुद्दे को उठाता रहा हूँ। और जब भी मैंने लेख लिखा भी है और जैसे ही ये लेख प्रकाशित होता है, मैं उसके साथ एक बार पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तो यहीं पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।